हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अपना जीएसटी हो गया, नीति आयोग हो गया, भारत की प्रमुख झीलें हो गई, परियोजनाएं हो गई, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको हर एग्जाम्स के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वही होता है जो भारत का वित्त मंत्री होगा। और प्रेजेंट टाइम में जो भारत की वित्त मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमन। तो वर्तमान में जो जीएसटी परिषद है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमन जो है ये प्रेजेंट टाइम में जीएसटी की परिषद की जो है क्या है, अध्यक्ष हैं। जीएसटी इसकी स्थापना भारत में 12 सितंबर 2016 को हुई। और किस मॉडल के आधार पर है, कनाडा देश के मॉडल पर जो है ये आधारित है। और जीएसटी जो पंजीकरण है, यानी कि जब पंजीकरण करवाया जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो वो कितनी संख्याओं का होता है, 15 संख्याओं का। जीएसटी लागू करने वाला जो भारत है वो कौन सा देश है, 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला भारत। और विश्व के अंदर सबसे पहली बार जीएसटी को किस देश के अंदर लागू किया गया था, 1954 में फ्रांस देश के अंदर जीएसटी को जो है वो सबसे पहले लागू किया गया था। और जीएसटी की अपनी रेट हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। और अगर आपसे पूछे जीएसटी अपना एक कर कैसा कर है, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जो जीएसटी है ये कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी पारित प्रथम राज्य जो है वो कौन सा होगा अपना, तो यानी कि किस राज्य के अंदर सबसे पहले जीएसटी को पारित किया गया था। तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है असम। और जीएसटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए जीएसटी डे ये भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को भारत में जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन से वे संशोधन के तहत जीएसटी भारत में लागू किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत भारत के अंदर जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी का परिषद के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 279A आर्टिकल के अंदर किसका वर्णन है, जीएसटी परिषद का वर्णन है। और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। और जीएसटी बनाने की जो सलाह है, यानी कि सुझाव है, वो किसके द्वारा दिया गया था, विजय केलकर के द्वारा। तो विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी का सुझाव दिया गया था। और जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, ये इसका आदर्श वाक्य है। और जो जीएसटी संग्रहालय है ये कहाँ पर है भारत के अंदर, जीएसटी संग्रहालय, तो जिसको क्या नाम दिया गया है, धरोहर नाम दिया गया है, ये भारत के गोवा राज्य के अंदर है। तो जीएसटी संग्रहालय का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया था, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर स्थापित किया गया है, गोवा राज्य के अंदर जो है इसको स्थापित करने का काम किया गया है। और इसका नाम क्या दिया गया है, धरोहर जीएसटी संग्रहालय का नाम दिया गया है। ये एक प्रकार की ब्लू बिल्डिंग है और इसको धरोहर नाम दिया गया है। नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि नीति की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसकी फुल फॉर्म होगी, नीति की फुल फॉर्म होगी। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और किस आयोग की जगह पर इसको लाया गया है, तो ये लाया गया है योजना आयोग की जगह पर। क्या लाया गया है भारत के अंदर, नीति आयोग को लाया गया है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग जिसका पहले नाम क्या होता था, योजना आयोग होता था। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और गठन किया गया था नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि इसका वर्णन जो है वो संविधान के अंदर नहीं है। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है।
और इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनघड़िया, ये इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम सीईओ नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और सीईओ वर्तमान में नए बने थे ये BVR सुब्रमण्यम, ये प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के सीईओ हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। तो इसके नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले अध्यक्ष, और प्रेजेंट टाइम में भी यही हैं। और किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है नीति आयोग। अच्छा, जो नीति आयोग है भारत के अंदर, एक तो इसने कौन सी योजना चलाई हुई है? आकांक्षी योजना। तो आकांक्षी योजना ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा ही। और एक सूचकांक होता है भारत के अंदर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किसके द्वारा जारी करने का काम किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जो इसको जारी किया जाता है। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वहीदा रहमान को। जो वहीदा रहमान है इनको 53वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैं ये प्राप्त करने वाली कौन सी भी नंबर की महिला बनी है? 8वीं नंबर की जो है ये क्या बनी है? महिला बनी है। अगर आपसे पूछें जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1969 में जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये देविका रानी को दिया गया था। और इसमें राशि दी जाती है 10 लाख रुपए, और एक स्वर्ण कमल के साथ इनको दिया जाता है। प्रायोजित फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा इसको प्रायोजित किया जाता है। यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है भारत के अंदर सिनेमा के जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। और विश्व के अंदर फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो है ऑस्कर पुरस्कार। और भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 2018 में किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2019 में रजनीकांत को दिया गया। 2020 में यानी कि जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये आशा पारेख को दिया गया। और 53वां अवार्ड ये दिया गया है वहीदा रहमान को, और जिनका योगदान किस में रहा? अपना भारतीय सिनेमा में योगदान रहा। और जो वहीदा रहमान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की कौन सी भी नंबर की है महिला हैं? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की 8वीं महिला है। कौन? वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील है तेलंगाना राज्य के अंदर है। कौन सी झील? हुसैन सागर झील तेलंगाना के अंदर है हुसैन सागर झील। राजस्थान राज्य में कौन कौन से झील हैं? फतेह सागर झील, रासमंद झील, सांबर झील। भारत की सर्वाधिक खारे पानी वाली जो झील है वो कौन सी है? तो वो है कि सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी है भारत की? सांबर झील। डिंडवाना झील, जैसमंद झील, उदय सागर झील, ये सारी झील अपने किस राज्य के अंदर हैं? राजस्थान में। महाराष्ट्र में है अपनी प्रसिद्ध झील कौन सी? लोनार झील, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और ये एक प्रकार से किससे बनी हुई है? क्रेटर से बनी हुई है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एकमात्र झील कौन सी? भारत की लोनार झील। और कोविड के समय पर इसका जो पानी का रंग है वो कैसा हो गया था? पिंक कलर का हो गया था। मणिपुर के अंदर कौन सी झील है? लोकटक झील है। और लोकटक झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। कौन सा है? काबुल लामझाओ नेशनल पार्क। जो काबुल लामझाओ नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। और कौन सी झील पर है अपना? ये लोकटक झील पर है, जो विश्व का एकमात्र कैसा पार्क है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पर? लोकटक झील के ऊपर। और डांसिंग डियर भी अपना कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? काबुल लामझाओ नेशनल पार्क में। जम्मू कश्मीर की देख लेते हैं, डल झील जिसको जम्मू कश्मीर का गहना भी कहा जाता है, शेषनाग झील, वुल्लर झील। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी है? वुल्लर झील। मानस झील
नागिन झील ये किस राज्य के अंदर है? तो ये अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर है। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, पुलकिट झील, और पुलकिट झील जो है ये अपना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में जो है अपना कौन सी झील है? पुलकिट झील है, यानी कि आंध्र प्रदेश में भी है ये और तमिलनाडु राज्य में है। और जो पुलकिट झील है इस पर क्या है? तो जो सतीश धवन केंद्र है, सतीश धवन केंद्र, ये भारत में कौन सी झील के किनारे पर है? तो पुलकिट झील के किनारे पर जो है ये है, और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोलेरू झील जो है काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है कि कोलेरू झील किस राज्य के अंदर है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। केरल, केरल राज्य के अंदर है वेबनाड झील, अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील, ये अपने केरल राज्य के अंदर है। ओडिशा के अंदर है अपने कौन सी? चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। और भारत का प्रथम जो रामसर स्थल है वो भी कौन सी है? तो वो भी है चिल्का झील। उत्तर प्रदेश के अंदर है फुलहर झील, जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है फुलहर झील। उत्तराखंड में ताल से संबंधित जो झीलें आती हैं अपने भारत के अंदर वो लगभग उत्तराखंड के अंदर होती हैं, जैसे सात ताल हो गई, रूपकुंड झील हो गई, देवताल हो गई। तो ये सारे झीलें किस राज्य के अंदर हैं? उत्तराखंड राज्य के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण। जो है वो हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो होता है पीला रंग। फलों सब्जियों में रंग और कड़वापन किसकी वजह से होता है? एक बार देख लेते हैं कौन सा पिगमेंट वगैरह होता है इसके अंदर। तो हल्दी में जो अपना पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। बादाम के अंदर जो कड़वाहट होती है वो एमाइलेडिन के कारण जो है वो होती है। गाजर का नारंगी रंग ये होता है कैरेटिन के कारण। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेनथिन के कारण। प्याज का पीला रंग ये होता है क्वेरसीटिन के कारण, जो है वो प्याज का पीला रंग होता है। मूली में तीखापन ये होता है आइसोसाइनेट की वजह से। आलू का रंग हरा रंग जो होता है वो सोलेनिन के कारण जो है वो आलू का रंग हरा होता है। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग ये लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट तो ये होती है कैप्सोसिन के कारण। और आंवले में जो कैसेलापन होता है वो अपना किसकी वजह से होता है? टैनिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड है अपना कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के अंदर है हीराकुंड बांध। और ये जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुंड बांध। और भारत का कैसा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा बांध है? तो वो है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ है। और शहर कौन से में? तो संबलपुर शहर पड़ता है उड़ीसा राज्य के अंदर, वहां पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं देख लेते हैं। बाखड़ा नांगल जो अपना बांध है ये अपना किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है, जो किस किस राज्य के अंदर है ये? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अंदर। दामोदर घाटी तो दामोदर नदी पर ही बनी हुई है, जो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है ओडिशा राज्य के अंदर, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। चंबल, चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर ही है तेलंगाना और कर्नाटक राज्य के अंदर। माता टीला जो अपना परियोजना है ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर है अपना माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अंदर। इडुक्की बांध ये अपना पेरियार नदी पर बना हुआ है, जो अपना केरल राज्य के अंदर है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इडुक्की बांध कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट से देखा जाए तो। और अगर आपसे पूछें भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? तो वो कौन सी होगी? दामोदर घाटी नदी परियोजना। दामोदर घाटी जो परियोजना है ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और कब शुरू की गई थी ये? 1948 के अंदर जो है वो शुरू की गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके द्वारा जो है वो बांधों को क्या कहा गया भारत का? तो आधुनिक भारत का
जो मंदिर है वो किसको कहा गया, तो वो कहा गया बांधों को। और ये बात किसके द्वारा कही गई थी, तो ये कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड का शहर है जनेवा। तो जनेवा के अंदर किसका मुख्यालय है, डब्ल्यूटीओ का जो है वो मुख्यालय है। और डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1995 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अगर आपसे पूछें डब्ल्यूटीओ के अंदर कितने सदस्य देश हैं, तो टोटल 164 ये अपने सदस्य देश हैं किसके अंदर, डब्ल्यूटीओ के अंदर। और डब्ल्यूटीओ का जो भारत है वो कब हिस्सा बना था, तो भारत जो है जब इसकी स्थापना की गई थी अपना, तो तब उस समय पर भारत क्या बना था, सह संस्थापक देश बना था, यानी कि भारत 1 जनवरी 1995 से ही डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है वो शामिल है। और अगर आपसे पूछें, और ये कई बार पूछा भी गया है कि विश्व में जो डब्ल्यूटीओ का 164वां देश है वो 164वां देश कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान देश। जो अफगानिस्तान है ये डब्ल्यूटीओ के अंदर शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश है 164वें नंबर का। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नागोजी ओकोंजा इवेला वे, नागोजी ओकोंजा इवेला, ओकोंजा इवेला ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला जो है ये क्या बनी थी, प्रेसिडेंट जो है ये बनी थी, नागोजी ओकोंजा इवेला। ये वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की क्या है, ये प्रमुख है और पहली महिला प्रमुख है। और किस देश से बिलोंग करती हैं, तो तंजानिया देश से जो है बिलोंग करती हैं। तंजानिया के अंदर ये पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं, कौन, नागोजी ओकोंजा इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांत घाटी है केरल राज्य के अंदर है अपना क्या, साइलेंट वैली। जो साइलेंट वैली है ये भारत में कहाँ पर है, केरल राज्य के अंदर है साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली जो आपसे अगर पूछे नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो भी अपना कहाँ पर है, केरल राज्य के अंदर ही है। और शांत घाटी जो योजना है इसको कब शुरू किया गया था, तो 1973 में शांत घाटी योजना को जो है वो शुरू किया गया था। और जो अपना शांत घाटी नेशनल पार्क है, यहाँ क्या फेमस है, शेर की पूंछ वाले जो बंदर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, शांत घाटी नेशनल पार्क के अंदर जो है पाए जाते हैं। और जो इसको शांत घाटी नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क का मतलब दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1984 में शांत घाटी को नेशनल पार्क का जो है वो दर्जा दिया गया था। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो डेसिबल जो शब्द है ये अपना ध्वनि से जो है वो संबंधित है, साउंड से संबंधित है अपना क्या, डेसिबल शब्द। यानी कि अगर आपसे पूछें कि जो ध्वनि है इसकी यूनिट क्या होगी, तो डेसिबल जो है किसकी यूनिट है, ये साउंड की जो है क्या है, यूनिट है। अच्छा, और ध्वनि जो है वो सबसे ज़्यादा गति किसके अंदर करती है, तो ध्वनि की जो गति है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में। और उसके बाद में जो है वो किस में होती है, तरल के अंदर। और फिर उसके बाद में गैस, यानी कि गैसेस के अंदर जो है वो ध्वनि की गति सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस के अंदर जो है सबसे ज़्यादा गति होती है। आपने कुछ ध्वनि सुनी होंगी, जैसे प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है, अश्रव्य ध्वनि क्या होती है, या फिर श्रव्य ध्वनि क्या होती है, अपश्रव्य ध्वनि क्या होती है। तो प्राश्रव्य ध्वनि जो है ये मनुष्य इनको नहीं सुन सकता, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है, 20,000 से हर्ट्ज से अधिक की जो अपनी ध्वनियाँ होती हैं वो प्राश्रव्य के अंदर काउंट होती हैं। और जो श्रव्य ध्वनि होती हैं ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है अपनी वो कौन सी होती हैं, श्रव्य, यानी कि मनुष्य इनको सुन सकता है। और अपश्रव्य जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं ये अपनी कौन सी होंगी, तो ये होंगी अपश्रव्य ध्वनि। और जो हमारी हृदय की धड़कन है ये अपना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपना किसके लगभग बराबर है, अपश्रव्य ध्वनि के जो है ये बराबर है। और जो ये पराश्रव्य ध्वनि है इनको कौन सुन सकता है, जैसे चमगादड़ है ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, जैसे कुत्ता है, डॉल्फिन भी सुन सकते हैं अपनी पराश्रव्य ध्वनि को। और उड़ते समय जो चमगादड़ है ये अपनी कौन से तरंगे उत्पन्न करता है, तो पराश्रव्य तरंगे जो है उत्पन्न करता है कौन, चमगादड़।
और पराश्रव्य ध्वनि का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो सिग्नल भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। सोनार सिस्टम में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव का जो है वो यूज करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का जो है इसका कार्यकाल होता है। या तो वो 6 वर्ष को पूरा करेगा, अगर 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है, जो भी पहले होगा वही तभी उसका क्या हो जाएगा भई, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो 6 वर्ष ये अपना कार्यकाल होता है भारत के कैग का। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो भारत के कैग कौन है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये प्रेजेंट टाइम में भारत के जो है वो महालेखा परीक्षक नियंत्रक हैं। और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है अपना 148 से लेकर 151 तक किसका वर्णन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है इसके अंदर वर्णन है। तो ये थी अपनी आज की क्लास और हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो हर बार आपको हर एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल परीक्षा बिंदु को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।